हेलो एवरीवन। सो देखो, आज वाले सेशन में हम बात करेंगे हमने जितना भी काम किया है डे वन से लेके अब तक। मैं सारी चीज़ों को क्विकली रीकैप करूँगा बिकॉज़ मुझे ये चीज़ महसूस हो रही थी कि ना लोग कहीं ना कुछ कंटेंट पीछे छोड़ रहे हैं सीरीज़ को मैच करने के लिए। जो मेन इशू है ना वो क्या है लोगों के साथ कि ना उनको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता। ये चीज़ मेरे को एक नहीं कई सारे लोग टेक्स्ट कर चुके हैं कि आप एक दिन क्लास मत लो, तब तक हम पिछला का कंटेंट रिवाइज कर लें। ठीक है, तो मैं एक्चुअली ये चीज़ चाहता हूँ कि जो 100 डेज़ की सीरीज़ है वो जैसे चल रही है वो वैसे ही कंटिन्यू रहे, किसी भी तरीके का ना उसमें गैप ना आए। ठीक है, तो आज इसी वजह से मैंने एक रिवीजन क्लास रखी थी, इसको भी हम काउंट करेंगे 100 डेज़ की जर्नी के अंदर। एंड इसके कुछ टाइम बाद अराउंड 20-25 दिन बाद भी एक सेशन दोबारा होगा जिसमें मैं दोबारा से रिकैपिचुलेट करूँगा जो भी चीज़ें हमने करी हैं उस स्पेसिफिक डे तक। ठीक है, ओके। तो देखो, जनरली जो ये सेशन है ये एक डिस्कशन सेशन होने वाला है, तो आप चिंता मत करो। ठीक है शाश्वत सर, वाइल एट दिस प्लीज ऑल्सो कवर हाउ टू प्रैक्टिस मोर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स यू हैव टोट और विल टीच। ओके, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, एक बार हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ यूट्यूब की स्क्रीन शेयर करूँगा, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। youtube.com and your channel। ऑल राइट, तो प्लेलिस्ट को हम ओपन कर लेंगे एंड 100 डेज ऑफ जर्नी, 100 डेज ऑफ क्या हैकिंग। तुम्हारा कल? ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि D27 तक सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो ना कि लाइक एक स्पेसिफिक पोर्शन नहीं हो रहा या लगता है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तब आप वो सारे के सारे डाउट्स कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन पर टेक्स्ट कर सकते हो @bettercallmanav। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मुझे वहीं पर ही ग्रुप में टैग करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर मैं डे वन की बात करूँ या फिर अगर मैं इनिशियल पीरियड की बात करूँ, तो स्टार्टिंग हमने करी थी कहीं ना कहीं लाइनक्स की वीडियोस से। ठीक है, बिकॉज लाइनक्स आना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लाइनक्स एक्चुअली किस लिए ज़रूरी है मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। जनरली क्या होता है कि ना आपको हैकिंग करने के लिए एक एटलीस्ट सिस्टम तो चाहिए ना। ठीक है, मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास वो सिस्टम ही नहीं होगा जिससे कि आप हैक कर पाओगे, तब क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ठीक है, अगर मैं सिस्टम की बात करता हूँ तो सिस्टम में हमारे पास क्या चीज़ होना चाहिए, एटलीस्ट एक ऐसा कंप्यूटर जहाँ पर हमारे रिक्वायर्ड मटेरियल्स डाउनलोडेड हों, हम उनको यूज़ कर पाएँ। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आखिर हम लाइनक्स ही क्यों करें, हम बाकी चीज़ें क्यों ना करें। लाइक मैं विंडोज़ के ऊपर काम क्यों ना करूँ या फिर मैं मैक ओएस के ऊपर काम क्यों ना करूँ। देखो, आप वो चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, बट एट द एंड जो हमारा मेजर गोल है वो ये है कि मैं टूल्स को डायरेक्टली एक्सेस कर पाऊँ, मुझे इधर उधर घूमना ना पड़े। लाइनक्स इसलिए बिकॉज आपके जो इंटरनेट पर चीज़ें हैं ना, या फिर अगर आप ऑफलाइन वर्ल्ड की बात करते हो तो चीज़ें कहीं ना कहीं लाइनक्स या यूनिक्स से ही जुड़ी हुई है। चाहे आप एंड्रॉयड हैकिंग की बात करोगे तो वो भी एट द बेस लेवल आपका लाइनक्स से ही इंटर रिलेटेड है। सर्वर्स कौन से टेक्नोलॉजी पर चलते हैं वो भी कहीं ना कहीं लाइनक्स से रिलेटेड है। तो आपको लाइनक्स तो एटलीस्ट आना चाहिए, आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है, उसकी कमांड्स क्या होती हैं। तो ये पोर्शन आपको आना चाहिए। इसके अंदर हमने क्या किया था, इसके अंदर हमने आपका ट्राई हैक मी के टोटल रूम्स हैं, एक प्रॉपर सीरीज़ है, 3 रूम्स का है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। हमने टोटल इसके 2 पार्ट्स कर रखे हैं। थर्ड पार्ट आ जाएगा, जो भी लेफ़्ट ओवर वाला पोर्शन है ना उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाने वाला हूँ, लाइक 1-2 दिन के बाद जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हो जाते हैं। अब कुछ वीडियोस में तो था ये वाला पोर्शन। अब अगर मैं इसके बाद बात करता हूँ, हमने बात कर रखी है फिर नेटवर्किंग के बेसिक्स के बारे में एंड हाउ वेब वर्क्स के बेसिक्स के बारे में, कि आखिर इंटरनेट कैसे काम करता है, नेटवर्क क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रखी है।
प्लस हमने नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में हमने बात कर रखी है वो है आपका कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या होता है, डिफेंसिव सिक्योरिटी क्या होता है, एंड वेब हैकिंग के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो हाउ वेब वर्क्स, कि आखिर इंटरनेट कैसे काम करता है, ये सारा का सारा पोर्शन आपको पता होना चाहिए। नेटवर्किंग के बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। नेटवर्किंग को मैंने डीप में कवर अप नहीं किया, उसके लिए आइडिया ये है कि उसके लिए एक सेपरेट सीरीज़ आएगी। सेपरेट सीरीज़ की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है। अगर मैं 100 डेज ऑफ हैकिंग के अंदर ही मैं नेटवर्किंग को लेके चलूँ ना, तो मैं 100 में से 100 डेज ही मैं नेटवर्किंग को पढ़ा सकता हूँ। बिकॉज चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें दिखती हैं, ठीक है। हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये फील्ड्स रियलिटी में हार्ड हैं। लोग कहते हैं ना कि हैकिंग इज़ ईजी, साइबर सिक्योरिटी इज़ ईजी। देखो, इजी नाम की कुछ चीज़ नहीं है। सारा का सारा गेम है आपका कि आप कितना टाइम उसके साथ स्पेंड करते हो, ठीक है। हैकिंग आपकी एक गर्लफ्रेंड के जैसी है, उसको जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, सब डोमेन इन्यूमरेशन को हमने कवर अप कर रखा है, पैसिव रिकनसेंस को हमने कवर अप कर रखा है, एक्टिव रिकनसेंस को कवर कर रखा है हमने, डिजिटल फोरेंसिक्स, एंड डिजिटल फोरेंसिक्स के साथ साथ हमने करियर्स इन साइबर वाले रूम को कवर अप किया था। करियर्स इन साइबर वाला रूम क्या चीज़ है कि आपका ऑफेंसिव साइड पे और डिफेंसिव साइड पे कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये पोर्शन हमने कंप्लीट किया था। एंड इसके बाद हमने सिक्योरिटी ऑपरेशंस का रूम कंप्लीट किया था। तो अगर मैं डे 10 तक की चीज़ों के बारे में बात करता हूँ ना, तो पूरा का पूरा गेम हमने क्या चीज़ किया है, हमने बेसिक्स के अराउंड ही ट्रैवल किया है, जो जो फंडामेंटल सबसे ज़रूरी हैं। बिकॉज 100 डेज ऑफ हैकिंग सीरीज़ का मेन एम ये है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको बहुत कुछ आ जाए। अगर आपको ऑलरेडी चीज़ें आती हैं तो जो आपके फंडामेंटल्स है वो क्लियर हो, प्लस आपके पास एक करियर पाथ हो इस चीज़ में। हमारा 100 डेज ऑफ वाला कि 100 डेज के बाद क्या होगा, बिकॉज एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, आवेज ने पूछा था, एंड इसके अलावा 2-3 लोगों ने और पूछा था कि लाइक 100 डेज के बाद मैं कर क्या पाऊँगा। देखो, 100 डेज के बाद आप वेब एप्लीकेशंस को तो हैक कर पाओगे, आप स्ट्रक्चर समझ पाओगे, आप वर्किंग समझ पाओगे, आप बग हंटिंग के फील्ड में जंप कर सकते हो। बिकॉज इसमें हम आगे ये भी सीखने वाले हैं कि आखिर हम रिपोर्ट कैसे करते हैं, रियल वर्ल्ड रिपोर्ट्स किस तरीके से होती हैं। बिकॉज अगर आप एक चीज़ देखोगे, चैनल के ऊपर एक पॉडकास्ट भी अवेलेबल है जिसको मैंने एक हैकर के साथ रिकॉर्ड किया था। बेसिकली वो एक बग हंटर था, एंड प्लान ये है कि आने वाले टाइम में कई सारे बग हंटर्स के साथ पॉडकास्ट आएगा। बस मैं बिज़ी था कुछ टाइम, तो उस वजह से और भी पॉडकास्ट नहीं आ पाए, बट हाँ लाइंड अप है चीज़ें। अगर डे 10 के बाद हम बात करते हैं तो डे 11 से लेके 15 पर हमने क्या किया था, हमने वर्किंग एंड एप्लीकेशन के बारे में जाना था। डे 11 पे वर्किंग एंड एप्लीकेशन क्या होता है, ये रूम भी ट्राई हैक मी पर अवेलेबल है। इसमें हम किसी भी वेब एप्लीकेशन को किस तरीके से समझ सकते हैं, वो एप्लीकेशन किस तरीके से काम कर रही है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, कौन से टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हुई हुई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमने डे 11 पर देखी थी। फिर डे 12, डे 13 एंड डे 14 पर हमने शेल स्क्रिप्टिंग के बेसिक्स किए थे। हम बिल्कुल डीप में नहीं गए शेल स्क्रिप्टिंग पे, बिकॉज शेल स्क्रिप्टिंग की भी अगर मैं बात करूँ ना, उसके ऊपर भी एक सीरीज मतलब मेरे माइंड में है। बात ये है कि हमें जो कंटेंट लेकर चलना है ना, वो सब के लिए लेकर चलना है, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो एडवांस लेवल पर हो, ठीक है। तो शेल स्क्रिप्टिंग के ऊपर भी एक फुल फ्लैश सीरीज आएगी। नेटवर्किंग हो गया, शेल स्क्रिप्ट हो गया, बट 100 डेज ऑफ हैकिंग में ये है कि आप उतना तो कर पाओ कि आप चीज़ें रियलिटी में कर पा रहे हो, ठीक है। आपको उतनी चीज़ें तो समझ आए जिससे कि अगर कल को आपके पास एक कोड आ गया तो आप कुछ चीज़ें एटलीस्ट उसके साथ इंटरेक्ट कर पाओ। तो डे 12, 13 एंड 14 में शेल स्क्रिप्टिंग के बेसिक्स के अराउंड बात हुई थी। उसके बाद अगर हम कवर अप करते हैं, देन है हमारे पास डे 15, डे 16 एंड डे 17 एंड डे 18। इन 4 दिन में हमने बर्ब सूट के बेसिक्स के बारे में बात करी थी। अब बर्ब सूट द बेसिक्स, इस टाइप का एक रूम आपको ट्राई हैक मी पर अवेलेबल है। ये पूरा का पूरा वॉक थ्रू है 4 दिन में। माइट भी कोई कहे यार इतना ज़्यादा मैं क्यों करूँ, मुझे तो जस्ट एक मीडियम पर वॉक थ्रू मिल जाएगा, मुझे गूगल पर वॉक थ्रू मिल जाएगा। देखो, वॉक थ्रूज आपको मिल जाएंगे,
यहाँ पर मैंने जिस माइंडसेट को दिमाग में रख के चीज़ें सोची हैं कि मुझे कुछ नहीं आता एंड मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ वो मैं लाइव करूँगा। अगर मैं कहीं पे फंसूंगा वो भी आप देखोगे, बिकॉज आपको एक चीज़ तो समझ आएगी कि अगर मैं कहीं पर अटक गया तो मैं उस चीज़ को सॉल्व कैसे करूँगा। अब माइट भी आप कहोगे यार कि कभी कभी आप नोट्स का इस्तेमाल करते हो, बिकॉज लेटेस्ट वीडियोस में मतलब रिसेंट येस्टरडे वाली वीडियो में एंड उससे 1-2 दिन पहले मैंने नोट्स का भी इस्तेमाल कर रखा है। अब नोट्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वीडियोस 1 घंटे से ऊपर की ना बने, ठीक है। तो इस टाइप का जो कंटेंट है वो जो लिमिट है वो अराउंड 1 घंटे के अराउंड ही रख रखी है, ठीक है। तो जो मैं चीज़ें करता हूँ वो एज अ बिगनर माइंडसेट को लेकर है, ठीक है। कई बार गलतियां भी जान पूछ के करता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ आए कि यार अगर एक इंसान यहाँ पर अटक रहा है तो उसका सोल्यूशन मिलेगा कैसे, क्या उसको गूगल पर जाके देखना होगा या फिर इंसान खुद रेक्टिफाई कर सकता है। तो ये पोर्शन था हमारा 15, 16, 17, 18। तो बर्ब सूट बेसिक्स देखो, ये जो 4 डे है ना, ये 4 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने वेब एप्लीकेशंस को हैक करना है तो, बिकॉज बर्ब सूट आपको आना ही चाहिए, ठीक है। मुझे एक बार आप सभी लोग शाश्वत, सनी, प्रेम, सौरभ एंड आलोक, आप मुझे येस नो करके बताओगे कि आपको बर्ब सूट आता है या नहीं आता। देखो ऐसे भी हो सकता है कि आपको पहले आता हो, तो मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। सौरभ कह रहे हैं उनको नहीं आता। देखो सौरभ, अगर आपको नहीं आता ना तो एटलीस्ट ये 4 दिन का कंटेंट ज़रूर कवर अप कर लेना, बिकॉज बॉब सूट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप चाहे पहले के कुछ दिन छोड़ दो मेरे को वो भी चलेगा, पर बॉब सूट ज़रूर आना चाहिए। फिर बॉब सूट के बेसिक्स क्लियर करने के बाद हमने ना इंडिविजुअल टूल्स को स्टार्ट किया था। इंडिविजुअल टूल्स की अगर मैं बात करूँ तो बॉब सूट के अंदर एक रिपीटर नाम का टूल एग्जिस्ट करता है। हमने रिपीटर को फिनिश किया था 2 दिन के अंदर। आप देख सकते हो D19 एंड D20 पर हमने रिपीटर कवर अप कर रखा है। रिपीटर को कवर अप करने के बाद हमने स्टार्ट किया था इंट्रूडर। इंट्रूडर क्या है, ये भी बर्ब सूट जो बेसिकली बर्ब फ्रेमवर्क है उसके अंदर एक टूल एग्जिस्ट करता है जो कि हमें काम आता है पासवर्ड हैकिंग में, या फिर जब हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स को चेक करना है, हमें एंड पॉइंट्स को देखना है, तो उस सब में हम इंट्रूडर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे पास वर्ड लिस्ट अवेलेबल है एंड हमें उसमें कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करने हैं। हिट एंड ट्रायल करके हमें चेकआउट करते जाना है। अब अगर मैं इंट्रूडर की बात करता हूँ तब आप इंट्रूडर को देख सकते हो D21, 22 एंड 23। इन 3 दिनों में हमने इंट्रूडर पर काम किया था, ठीक है। वीडियोस जो है वो स्लो पेस्ड है। स्लो पेस्ड इसलिए है बिकॉज अगर आपको एक पोर्शन समझ नहीं आता आप डायरेक्टली देख सकते हो और उसके पीछे आपको लॉजिक मिलेगा, बट अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं है आप डाउट्स पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में भी, लाइव में भी, कहीं पर भी। सोशल मीडिया हैंडल्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है, @better call मानव। अब बर्ब सूट करने के बाद हमने स्टार्ट किया था मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की भी अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, 24, 25 एंड 26 डे पर हमने मेटास्प्लॉइट का इंट्रोडक्शन ही कवर अप कर रखा है। अब माइट भी आप कहोगे यार कि 3 दिन में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही, उसका रीज़न है। उसका रीज़न क्या है कि इसके अंदर आपको थ्योरी बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज जब आपको थ्योरी क्लियर होगी ना तभी आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको थ्योरी क्लियर नहीं है ना आप प्रैक्टिकल कर ही नहीं सकते। एंड जो हमने 3 दिन मेटास्प्लॉइट में किया है उससे आपको मिलेगा क्या, या आपको कितना पोर्शन समझ आएगा। आपको इतना पोर्शन समझ आ जाएगा कि हाँ मेटास्प्लॉइट क्या होता है। अगर मुझे कुछ चीज़ करनी है, अगर मुझे मेटास्प्लॉइट के अंदर कुछ चीज़ देखनी है, मैं उसको किस तरीके से देख सकता हूँ। मेटास्प्लॉइट इंट्रोडक्शन का रूम अवेलेबल है ट्राई हैक मी पर। हमने मेजर पोर्शन अभी तक ट्राई हैक मी से ही किया है बिकॉज फंडामेंटल्स वहाँ पर अच्छे से दे रखे हैं। इसके बाद जो D27 था, मीन्स ये आपका कल का डे है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था ओवेस्ट टॉप 10। ओवेस्ट टॉप 10 को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ कल से, मतलब आज जस्ट एक डिस्कशन डे है। तो ओवेस्ट टॉप 10 में हमने इंजेक्शन बेस्ड वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में बात करी थी। इसमें हमने थ्योरी कवर अप करी है एंड थ्योरी के बाद आई थिंक हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था, बट इसके प्रैक्टिकल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी दोबारा डिटेल में, बिकॉज मुझे उस पोर्शन से सेटिस्फेक्शन नहीं थी, ठीक है। जब तक किसी स्पेसिफिक पोर्शन से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती
तब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक पर जंप नहीं करता। तो लाइक अभी जैसे मुझे लगता है ना इंजेक्शन बेस्ड वल्नरेबिलिटीज़ के प्रैक्टिकल को मुझे करवाने की ज़रूरत है, तब मैं इस टॉपिक को तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा कल। प्लस जो इसका सेकंड टाइप है, आई थिंक ब्रोकन सेशन करके है या फिर ब्रोकन लिंक है, मुझे ध्यान नहीं है, 2017 की एनालॉजी पे ये चीज़ बेस्ड है। लेटेस्ट अपडेट के ऊपर रूम अवेलेबल ही नहीं है। लाइक जो लेटेस्ट अवेलेबल है वो जो ईयर है वो है 2021, बट ट्राई हैक मी पर मुझे 2021 वाली वल्नरेबिलिटीज़ का रूम नहीं मिला। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम 2017 को देखेंगे, मतलब 2017 वाली सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद वैस टॉप 10 पर भी एक सीरीज़ आएगी जिसमें क्या है कि जैसे टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ हैं तो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ को लिस्ट किया होगा, और वीडियोस कुछ इस टाइप से होंगी कि उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल। देखो सेपरेट सीरीज़ हर चीज़ के लिए क्यों, उसका रीज़न ये है कि 100 डेज़ के अंदर हम एक टॉपिक को पकड़ के उसमें डीप में नहीं घुस सकते। ये सच्चाई है। अगर आप कोर्स का नाम देखोगे ना उसमें ये है फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। एडवांस लेवल पर तो हम जाएंगे, पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सरफेस के अंदर जब आप जाते हो ना, आपको समझ आता है कि यार मेटास्प्लॉइट के अंदर, मेटास्प्लॉइट तो एक फ्रेमवर्क है, इसमें तो बहुत चीज़ें हैं। पर जब आप उन बहुत चीज़ों के अंदर जाओगे फिर आपको पता चलेगा कि उन चीज़ों के अंदर भी और लेयर्स हैं जो कि और ज़्यादा डीप है। ठीक है, तो माइट भी आपको यार कि फिर ये 100 डेज करने का फ़ायदा क्या है। मैं 100 डेज का आउटकम यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ कि 100 डेज के बाद आप वेब एप्लीकेशंस को हैक कर पाओगे। ठीक है, आप चाहो तो आप मेरे वर्ड्स को मार्क करके रख लेना, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ पर भी कमेंट में भी, अगर मैं 100 डेज के बाद ये चीज़ नहीं कर पाता आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो लाइक 100 डेज के बाद वेब हैकिंग के ऊपर मेरा ध्यान रहेगा, मतलब 100 डेज की जर्नी के अंदर। मैंने बेसिक चीज़ें बता दी हैं, लाइनक्स हमने कवर अप किया है, वेब हैकिंग के बारे में कवर अप किया है, बर्ब सूट के बारे में कवर अप किया है, मैटास्प्लॉइट कवर अप किया है, एक्टिव रिकनसेंस, पैसिव रिकनसेंस, ऑफेंसिव साइड, डिफेंसिव साइड, शेल स्क्रिप्टिंग हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि करियर्स के ऊपर हमने बात करी है, एंड आई थिंक गिटहब के ऊपर हमने इनिशियल पीरियड में बेसिक बात करी थी। गिटहब के ऊपर भी एक सेपरेट सीरीज़ लानी है मुझे, बट इट टेक्स टाइम। हर चीज़ के ऊपर एक साथ भी काम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तब आप चैट सेक्शन में लिख दो, मैं रिपीट करूँगा, मतलब मैं उनका आंसर करूँगा। सर डिफरेंट टाइप के बग का सीरीज़ लाइए 15 मिनट। हाँ देखो 15 मिनट वाला सीरीज़ आ जाएगा, मतलब आ जाएगा का मीन्स टुडे वाला आज नहीं, आ जाएगा इन फ्यूचर वाला। आप मान के चलो 14 के बाद, मतलब आज जैसे 12 है ना, 14th को मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, उस दिन मेरा बर्थडे भी है, मतलब उस दिन को नहीं आएगा, उस दिन से जस्ट कुछ टाइम बाद। लाइक मैंने लिस्ट कर रखी है। मैं देखो मैं ना डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकता, बट अगर मेरे पास इसकी एक चेकलिस्ट पड़ी हो ना, तो मैंने एक पेड ग्रुप बना रखा है बग हंटिंग का। ठीक है, जस्ट आप मुझे 1 मिनट दो, उसमें मेरे पास ना एक चेकलिस्ट पड़ी है कि कौन कौन से बग्स उसमें कवर अप हमने कर रखे हैं। एक पेड ग्रुप है, बट मैंने पेड ग्रुप कभी भी इस यूट्यूब चैनल पर बात नहीं करी, उसमें हैकर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। जस्ट आप मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ तो वो मैं बात करता हूँ सनी उसके ऊपर। फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी के ऊपर आएगा। ठीक है, जो 15 मिनट सीरीज़ होने वाली है ना, मैं उसमें कुछ नाम बता रहा हूँ अभी। फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, नो रेट लिमिटिंग, डोस अटैक के अलावा अगर हम बात करते हैं तो मतलब डोस अटैक के अंदर भी कई तरीके होते हैं, तो उन जो भी तरीके पॉसिबल हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अगर मैं लेके चलता हूँ, बर्ब सूट का हम इस्तेमाल करेंगे हैकिंग के लिए, जिसमें हम रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन इस टाइप की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड इसके बाद बताता हूँ लाइक इसके अलावा कौन कौन से कर रखे हैं। इसके अलावा आप पैरामीटर टेम्परिंग के ऊपर बात करेंगे हम, सोर्स कोड डिस्क्लोजर, एंड सोर्स कोड के अलावा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे लीक होती है,
इंजेक्शन बेस्ड वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर। तो इस टाइप की चीज़ें है लाइंड अप। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कई मंथ्स पहले सिखा चुका हूँ। ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप पेड वाली सीरीज़ चलती थी, तो अगर कोई पेड वाले में आना चाहता है तो पेड वाले में भी आ सकता है, पर लाइक वो एक पर्सनल चॉइस है। ठीक है, मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर रहा किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, तो अभी हम बात करते हैं मेन वापस 100 डेज वाली सीरीज़ पे। तो लेटेस्ट वाले बग्स आएंगे, बट वो मान के चलो आपकी 14 दिसंबर के बाद 2-3 दिन का ही गैप है। इसके बाद स्मॉल वीडियोस आने लग जाएंगी। दिक्कत मैं बताऊँ स्मॉल वीडियोस के साथ क्या है कि उसमें एडिटिंग बहुत लगती है। ठीक है, अभी अगर मैं एडिटिंग के ऊपर इतना ध्यान दूंगा तो मेन कंटेंट छूट जाएगा, तो एक डिलेमा होता है। सनी का क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड इन व्हाट्सएप ग्रुप टुडे। देखो, किसी ने भी अगर कोई भी प्रमोशनल कंटेंट डाला ग्रुप पे या लोगों को पर्सनल पे, तो मैं उसको बैन कर दूंगा। अब मैं उसका रीज़न बताता हूँ क्यों है। देखो, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर भी मिल जाती हैं। एंड अगर हम बात करते हैं, अलग अलग सोर्सेज पर हमें क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। एंड होता क्या है कि लोग आपको ना फ्री के नाम पे कुछ भी दे देंगे, आप उसको इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम में कब बैकडोर आ जाएगा, कब ट्रोजन हॉर्स आ जाएगा, उसमें कौन सा मैलवेयर, आपको कुछ नहीं पता। ये सच्चाई है। हैकर्स अगर आपको पीडीएफ फाइल भी देते हैं ना कि आप इससे पढ़ लो, आपको क्या पता कि उसमें बैकडोर हो या ना हो। इज इट वैलिड और नॉट। इस वजह से मैं प्रमोशंस नहीं करने देता, बिकॉज मुझे पता है ये हरकतें होती है। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिल जाता है, बट जब आप फ्री कंटेंट को डाउनलोड करते हो, उसको स्कैन करोगे, उसमें आपको दिखेगा कि मैलवेयर एग्जिस्ट करता है। एंड बहुत बार तो ये होता है कि एंटीवायरसेस को पता भी नहीं होता कि उसमें मैलवेयर है, बिकॉज उसका सिग्नेचर अवेलेबल नहीं होता। मैं एक चीज़ साफ बता रहा हूँ, फ्री के चक्कर में मत फंसना कि यार पेड कंटेंट है उसको मैं फ्री में डाउनलोड कर लूँगा तो उससे ये चीज़ें हो जाएंगी। फ्री कंटेंट अपने साथ रिस्क लेकर आता है, एंड दुनिया में कुछ भी चीज़ फ्री नहीं होती, ये बात याद रखना। अगर दुनिया में कुछ चीज़ फ्री है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट या तो आप हो या मोटिव्स होते हैं। ठीक है, 100 डेज ऑफ हैकिंग सीरीज का भी अगर मैं मेन मोटिव बताऊँ ना, वो क्या है, वो ये है ताकि जो इस इंसान को हैकिंग के बारे में नहीं पता उसको अवेयरनेस तो हो। यार एक स्कूल के बच्चे को भी पता हो कि यार कंप्यूटर साइंस में साइबर सिक्योरिटी नाम का फील्ड होता है। मेरे माइंड में कई सारी चीज़ें हैं, लाइक कि कॉलेज के अंदर हम वर्कशॉप्स करें अलग अलग, या फिर स्कूल्स के अंदर करें, बट उसके लिए पहले खुद में भी दम होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज किसी भी इंस्टीट्यूशन से जुड़ना, बात करना, मतलब ये छोटी चीज़ें नहीं है। माइट भी जिसने पहले कर रखा हो उनके लिए छोटी चीज़ें हो, पर मेरे लेवल पे इस वक्त नहीं है ये छोटी चीज़ें। ठीक है, तो कंटेंट को डिलीवर किस तरीके से करना है, चीज़ें क्या होती है, प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है। मैं सच बता रहा हूँ, जैसे अगर हम ओ की बात करते हैं, मेरे को कई लोग मैसेज कर चुके हैं कि लाइक आप ओ तो आपने क्लियर किया नहीं है, बट आप फिर भी उससे रिलेटेड चीज़ें कैसे बता देते हो या क्यों बता देते हो। उसका एक चीज़ बताता हूँ। पहला पॉइंट तो एक्सपीरियंस वाली बात होती है। यार मैंने इतने ज़्यादा लोगों को देखा है कि जिन्होंने ओ क्लियर किया है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता भी हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ। बट अगर आपको पता हो, ओ कोई सस्ता एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, आप अगर बाकी एग्ज़ाम्स पे उठाओगे, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग CEH हो गया, इसके अलावा CompTIA सिक्योरिटी प्लस हो गया, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है मार्केट में। बट एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या सर्टिफिकेशंस करने चाहिए, क्या उनकी वैल्यू है या नहीं है। देखो, अगर जॉब चाहिए ना तो वैल्यू है, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू है अगर जॉब चाहिए तो। बिकॉज आज के टाइम में स्टैंडर्ड बन गया है। मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, मैं एटलीस्ट इंडियन कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, या फिर वो कंपनीज जो बाहर से आई हैं पर इंडिया में काम करती हैं उनकी। बिकॉज लिंक्डइन पर साफ साफ मेंशन है, कंपनीज की रिक्वायरमेंट में मेंशन है
कि आपके पास CompTIA सिक्योरिटी प्लस होना चाहिए, आपके पास CEH होना चाहिए, या फिर आपके पास OSCP होना चाहिए. कुछ कंपनी CISSP मांगती है, बट इट डिपेंड्स. सर्टिफिकेशन ज़रूरी इसलिए है बिकॉज उससे ये चीज़ पता चलती है कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं. बट मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि यार सिर्फ सर्टिफिकेशन ही ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप अपने रास्ते तक पहुँचोगे. बिकॉज बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इतनी मतलब उनका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता. तो क्या इसका मीनिंग ये है कि वो लोग करियर नहीं बना सकते? बना सकते हैं, पर उनका पाथ अलग हो जाता है. ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा. आप शुरुआत में चाहे छोटे लेवल पर हो, पर बड़े लेवल पे भी जा सकते हो. ठीक है, चीज़ें होती हैं, टाइम लगता है. एंड ये बात याद रखना, प्रिविलेज नाम की भी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है. हमारे पास लैपटॉप है, ठीक है, पर दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास लैपटॉप भी नहीं है. ठीक है, वो लोग फ़ोन से हैकिंग करते हैं. मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ. ऐसे कई यूट्यूब चैनल मैंने देखे हैं जो कि फ़ोन के अंदर वर्क सूट चला रहे हैं. माइट भी अब कोई कहते यार फ़ोन के अंदर कैसे चल सकता है. उनके पास बहुत पुराने पुराने फ़ोन्स हैं एंड उसमें वर्चुअलाइजेशन करके मतलब काली लाइनक्स चला के वो लोग चलाते हैं. क्योंकि यार सीखना है, करने वाली बात है. पूरा का पूरा गेम हंगर का होता है. अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो. सनी, शाश्वत, प्रेम. सनी कह रहे हैं सर्टिफिकेट डजेंट मैटर, स्किल मैटर्स. देखो एट द एंड तो स्किल ही मैटर करती है, बिकॉज आपको काम तो आना चाहिए. पर बात यह है कि सर्टिफिकेशंस आज के टाइम में उन्हीं को मिलती है जिनको स्किल्स आती हैं. अगर आपको स्किल नहीं आती, आपने जो सर्टिफिकेट ले लिया है उसकी मान लेते हैं कि इनिशियल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, बट जिस दिन आप काम करने जाओगे आपको 2-3 दिन में निकाल देंगे. ओके, OSCP का सर्टिफिकेट भी किसी टाइम तक वैलिड रहता है, लाइक CCNA, CH. देखो जनरली सर्टिफिकेशंस पर ना एक टाइमिंग मेंशन होता है या फिर एक एक्सपायरी वाला पोर्शन भी मेंशन होता है. उसका कहीं ना कहीं एक रीज़न तो ये भी है कि आपको खुद को सर्टिफाई करना पड़ता है ओवर द टाइम, बिकॉज चीज़ें बदलती हैं, ट्रेंड्स चेंज होते हैं. ठीक है, बट अगर आपने चीज़ें एक बार कर ली ना तो आपको बार बार फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपको फिर ये चीज़ लगेगी यार ये तो मैंने बहुत पहले कर लिया था. एंड अगर आपका मन हो तब आप सेकंड कर दोबारा कर सकते हो. अगर आपका मन नहीं है फिर आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज इंडस्ट्री तब नहीं पूछेगी आपसे, ज़्यादातर केसेस में नहीं पूछेगी, बिकॉज आपका फिर एक्सपीरियंस भी तो मैटर करेगा. देखो सर्टिफिकेट मैटर करते हैं पर वो भी एक पॉइंट तक. एक्सपीरियंस भी नाम की भी कुछ चीज़ होती है एंड एक्सपीरियंस ओवर द टाइम आता है. आज के टाइम में सबको ये लगता है कि लाइक उन्होंने कुछ बेसिक चीज़ें कर ली, सरफेस लेवल पर कर ली एंड उन्होंने इतना टाइम दे दिया तो एक्सपीरियंस आ गया. नहीं, एक्सपीरियंस रियल लाइफ चीज़ों से आता है, खुद करके आता है. ठीक है, मैं ये बात खुद बोलता हूँ, ओपनली बोलता हूँ. मुझे कॉरपोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस चाहिए, ज़रूरत है, बिकॉज तभी समझ आएगा ना कि कंपनीज के अंदर साइबर सिक्योरिटी कैसे काम कर रही है. अभी तो हमें सरफेस लेवल चीज़ें पता है, हमें ट्राई हैक में पता है, हैक द बुक्स पता है, पेन टेस्टर लैब पता है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता है. ठीक है, पर कंपनी के अंदर बैठ के कभी काम तो नहीं किया ना एक एसओसी के तौर पे, या फिर आप कोई भी एनालिस्ट या नेटवर्क इंजीनियर या सिक्योरिटी इंजीनियर उस स्पेसिफिक जगह पर पहुंच के काम तो नहीं किया ना. इज इट क्लियर कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ? देखो एक्सपीरियंस मैटर करता है, मानो या ना मानो. ठीक है, किसी ने रेड टीम लैब के बारे में क्वेश्चन पूछा था, लेट मी चेक. ट्राई हैक मी विल हैव अ रेड टीम लैब. देखो अगर ट्राई हैक मी में रेड टीम लैब है, अगर है तो करेंगे ज़रूर, बट मतलब अभी ऐसा कुछ विचार नहीं है उस चीज़ के बारे में. देखो आप लोग सजेशंस डालोगे ना, या आप लोग कमेंट्स में लिखोगे, या कभी कहीं ना कहीं आप मेंशन करोगे, तो वो चीज़ तो मुझे करनी पड़ेगी. उसका रीज़न ये है बिकॉज मार्केट में डिमांड है, या फिर आप बोल सकते हो कि स्टूडेंट्स को वो चीज़ चाहिए. वीडियोस जो मैं डिलीवर करता हूँ ना उसमें कहीं ना कहीं एक कोर पॉइंट ये भी है
कि उस चीज़ की ज़रूरत है लोगों को। अगर आपको एक स्पेसिफिक चीज़ पर वीडियो चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो बनाएंगे यार, क्यों नहीं बनाएंगे। तो देखो डे 27 तक का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जिसको कुछ नहीं आता, जो आज भी डे 1 पे है, वो अभी भी कर सकता है। बिकॉज लेट आप कभी नहीं होते, लेट आप एक मिनट, 100 डेज के बाद भी कोई सीरीज आएगी आएगी। एक्चुअली ना 100 डेज की सीरीज़ का ना मेरे माइंड में कुछ इस तरीके से है कि मैं इसके ना सीजन्स क्रिएट करूँ। जैसे इस वाले 100 डेज का मेन क्या रहेगा, वो वेब एप्लीकेशंस के ऊपर रहेगा। बट अगर देखोगे ना, हैकिंग बहुत ज़्यादा डीप है, मतलब सिर्फ वेब एप्लीकेशन के बारे में नहीं है। आपके पास डिफेंसिव साइड है एंड ऑफेंसिव साइड है। ऑफेंसिव के अंदर भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, एम आई ऑडिबल? सनी पे, हाँ जी। तो मेन बात ये है कि 100 डेज के बाद चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। 100 डेज के बाद तो अभी असली चीज़ें तो स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये तो जस्ट एक बिगिनिंग है। साइबर सिक्योरिटी में तो बहुत कुछ है, ठीक है। एंड मैं स्लो डाउन नहीं करूँगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो ओपनली, लाइक बग्स कैसे रिपोर्ट करते हैं। एक ये क्वेश्चन ना बहुत बार आया मेरे पास। एक बात बताओ, बग्स कैसे रिपोर्ट करते हैं ना, ये चीज़ जनरली देखो, या तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ, या फिर जो भी जिन वेबसाइट्स को आप हैक कर रहे हो या जिन पीओसीज को आप हैक कर रहे हो, तो सॉरी मैंने गलती से पीओसीज बोल दिया। जिन वेबसाइट्स को आप हैक कर रहे हो, जिन वेब एप्लीकेशंस को आप हैक कर रहे हो, आप उनके डेवलपर के कॉन्टैक्ट मेल्स ढूंढो, या फिर आप उनके सिक्योरिटी के, अगर आपको हैंडल्स मिल जाते हैं या फिर आपको सिक्योरिटी मेल्स मिल जाते हैं, तो आप उनके ऊपर कांटेक्ट करो। और कई बार एक बार रिप्लाई नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, कुछ टाइम बाद आप दोबारा भी डाल सकते हो। बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इंडियन कंपनीज के साथ जो चीज़ मैंने फेस करी है, या जो चीज़ और हैकर्स ने फेस करी है, कि वो ढंग से रिप्लाई नहीं देते। मैंने एक कंपनी को खुद कन्फ्रंट किया कि आपके पेमेंट गेटवे में ये इशू है, बट देवर लाइक कि ये इशू नहीं है, अगर होगा भी तो हम कुछ महीने बाद देख लेंगे, ठीक है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी या यूज़र के डेटा के साथ मतलब अगर आपको उसको हैंडल नहीं करना आता ना, तब बहुत ज़्यादा खतरनाक इम्पैक्ट हो सकते हैं चीज़ों के। सुनिका, आई लाइक रेड टीमिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सीरीज। ओके, तो मैलवेयर एनालिसिस के बारे में कुछ बात करता हूँ। मैलवेयर एनालिसिस के बारे में मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे दिमाग से। लैंग्वेज वो कौन सी है? असेंबली, हाँ, अब मेरे माइंड में आया। असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के बारे में माइट भी आपने सुना हो, माइट भी ना सुना हो। मेरा जो इंटरेस्ट है वो असेंबली लैंग्वेज में है, बिकॉज मुझे मतलब ना असेंबली लैंग्वेज के बारे में पहले पता था, पर ये है कि डार्कनेट डायरीज यहाँ पे कौन कौन सुनता है? यस या नो करके बताना। शाश्वत, सनी, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, देखो जो लोग डार्कनेट डायरीज नहीं सुनते, सुना करो, ठीक है। मैं खुद प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ पे, रुको मैं फुल स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ यार को। अगर मैं यहाँ पर स्पॉटिफाई ओपन अप कर सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो जस्ट वेट करते हैं एंड देखते हैं। स्पॉटिफाई पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो डार्कनेट डायरीज, सॉरी। सो इसके जैसे अगर आप स्टार्ट करोगे ना, तो एपिसोड 1 से ही स्टार्ट करना, ठीक है। इसमें रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं, एंड जो मेरा सबसे फेवरेट है ना, मतलब जो मुझे अब तक पसंद है, इंडिया से जुड़ा हुआ एपिसोड है। उसका नाम 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 मुझे क्यों ध्यान नहीं आ रहा।
ये वाला एपिसोड 4, मतलब मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट एपिसोड है ये। देखो, आपको रियल वर्ल्ड हैकिंग के इंसिडेंट्स के बारे में जानना है, अब तक क्या क्या हुआ, हैकिंग रियलिटी में कैसी होती है, हैकर्स का माइंडसेट कैसे काम करता है, तो आपको डार्कनेट डायरीज ज़रूर देखना चाहिए। ब्लैक हैट रशिया, ब्लैक हैट यूरोप। देखो, अभी इन चीज़ों पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता सनी। ब्लैक हैट रशिया या ब्लैक हैट यूरोप, लाइक कॉन्टेक्स्ट होगा तब ज़रूर करूँगा, बट अभी नहीं। ठीक है, डार्कनेट डायरीज आप ज़रूर ट्राई आउट करो। मतलब अगर बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस्ड हो, तब भी मतलब ये सीरीज़ बेस्ट है। ओके, तो डार्कनेट डायरीज पर बात हो गई। क्या और कोई क्वेश्चन आया था? पीओसी कैसे बनाते हैं और इम्पैक्ट कैसे प्रूव करते हैं? ओके, पहले मुझे ये बताओ कि ये फ्री है ये सीरीज? सनी, इट्स टोटली फ्री। ठीक है, 1 रुपया नहीं लगता इसके लिए। मैं पे क्यों करता हूँ मैं बता देता हूँ। स्पॉटिफाई का मैंने प्रीमियम ले रखा है एंड मुझे प्रीमियम फ़ायदे में लगता है। मैं कोई भी मोड इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मुझे पता है बहुत लोग बोलते हैं कि लाइक मोड चला लो, मोड में ये चीज़ आ रही, मोड में सिक्योरिटी इश्यूज है। ठीक है, मैं एक चीज़ बताऊँ, आपको जितने भी मोड्स मिलेंगे ना, जितने भी मोड्स मिलेंगे, उसमें कहीं ना कहीं पर सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, हाँ, जीबी व्हाट्सएप तो दुनिया का सबसे बेकार ऐप है। सिक्योर देखो, जो इंसान जीबी व्हाट्सएप चलाता है ना, मैं साफ साफ क्लियर कर रहा हूँ, उनका सारा का सारा व्हाट्सएप का डेटा पड़ा जा रहा है एंड लीक हो रहा है। साफ साफ चीज़ तो मैं मुंह पे बोल रहा हूँ ये चीज़। एंड अगर वो लोग ये सोचते हैं कि उनका डेटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, सेफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मोड एप्लीकेशंस इतने भी ज़्यादा सेफ नहीं है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। कल को अगर कुछ हो गया, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल गया, आपका कुछ भी हो गया, आपका फ़ोन को योर ट्रैक कर रहा है, तो अगर वो चीज़ स्पॉटिफाई के ओरिजिनल एप्लीकेशन से हो रही है, आप कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो। आप मुझे एक बात बताओ, आप मोड वर्जन यूज़ कर रहे हो, आप फिर करके देखो कंपनी पे केस, बल्कि उल्टा आपके ऊपर केस और हो जाएगा। एंड ऐसी चीज़ें रियलिटी में होती हैं। अगर आपको लगता है ना कि कोई कंपनी कुछ गलत कर रही है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। अभी मैं एक कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। एक कंपनी के पास मेरी ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं ले सकता, बट मैं जब भी चाहूँ मैं उनको टेक डाउन करवा सकता हूँ। ठीक है, तो माइट भी आप चीज़ों को नोटिस करो या ना करो, बट अगर साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हो तो एट लीस्ट अपने लेवल पर सिक्योरिटी का ध्यान रखा करो। ठीक है, बिकॉज आपको नहीं पता कि किसी दिन चीज़ें आपके खुद के साथ भी हो सकती हैं एंड बहुत बार पता भी नहीं चलता। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कभी किसी का पर्सनल डेटा लीक हुआ है? येस और नो? आप लोग खुद लिख दो अपने हिसाब से कि आपको क्या लगता है कि आपका डेटा कभी लीक हुआ है या नहीं हुआ। मैं एक बात बताऊँ, मुझे मैं अपना पर्सनल बताता हूँ। मुझे पहले लगता था कि यार मेरा डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है, पर मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हो गई ओवर द टाइम कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं, पर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि बार बार पीछे पड़े हुए हैं। मतलब ट्विटर अकाउंट को जब मैं देखता हूँ ना, अपने ट्विटर अकाउंट को, मैं कितना भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लूँ, मैं कितना भी ईमेल आईडी पासवर्ड चेंज कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरे मतलब मेरे जीमेल पर साफ साफ मैसेज आता है कि योर ट्विटर अकाउंट हैज़ बिन लॉग्ड इन दिस लोकेशन, दिस ये। एंड सिर्फ ट्विटर ही नहीं, कई और चीज़ों पर भी अटैम्प्ट होते हैं, बट
मैं ऑलमोस्ट चीज़ों को ब्लॉक कर लेता हूँ, या फिर मुझे पता चल जाती है। ये चीज़ सोचो ना कि जिनको पता भी नहीं चलती उनके साथ क्या क्या हो रहा होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इसके एपिसोड 4 के बारे में बात करता हूँ। टॉक टॉक कंपनी के बारे में किसको पता है? ओके, तो चलो बेसिक बात करते हैं। आप लोगों को आइडिया, एयरटेल, जियो, इस टाइप की कंपनीज़ के बारे में तो पता ही होगा। अब ये कंपनीज़ क्या होती हैं? ये होती है आपकी नेटवर्क कंपनीज़। एंड दूसरी अगर हम बात करते हैं, रियल मी, ओप्पो, एम आई, ये होगी आपकी स्मार्टफोन कंपनीज़। अब होता क्या है कि ना, ये दोनों कंपनीज आपस में पार्टनरशिप्स कर सकती हैं कि लाइक आप ये फ़ोन बेचो एंड इसके साथ हम जियो में ये ऑफ़र देंगे, या फिर अगर आप इस कंपनी के स्मार्टफोन परचेज करते हो तो ये स्पेसिफिक कैरियर से, मतलब आपके जो भी कंपनी है, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जो भी है XYZ, उससे आपको ये ऑफर्स मिलेंगे। ठीक है, या फिर बहुत बार कंपनीज का आपस में टाई अप होता है बैकग्राउंड में। अब टोक टोक वाले केस में क्या हुआ था कि ना, इन्होंने ये क्या करते थे, ये फ़ोन्स भी बेचते थे एंड प्लस ये आपका जो जैसे कंपनीज होती है ना, जो सिम होती है, वो भी बेचते थे। मतलब ये एक मीडियम था दोनों साइड से। अब टोक टोक ने एक बार सोचा कि यार मैं ना क्या करता हूँ कि मैं अपने डेटा को ना, या फिर आप इतना समझ लो कि टोक टोक ने अपना एक सब ब्रांड बना दिया, या टोक टोक ने अपनी ही एक बेसिकली कंपनी बना दी एक और। ठीक है, अब जब उन्होंने कंपनी बनाई तब चीज़ें क्या हुई, उन्होंने उनको डेटा तो शेयर करना ही था, बिकॉज कंपनी तो दोनों एक ही कंपनी थी एट द बेस। उस चक्कर में उसी टाइम के अराउंड टॉक टॉक हैक हुआ था। एंड ये जब चीज़ें हैक हुई थी ना, मतलब टॉक टॉक में ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। एंड अगर कहीं ना कहीं आप इसके बैक में जाओगे तो आइडिया लगाओ कि इसके बैक में कौन सी कंट्री के लोग होंगे। क्या आइडिया है आप लोगों को? शाश्वत ने लिखा है रशियन, यश, सनी ने बिल्कुल सही लिखा है इंडियंस। ठीक है, एंड इंडिया में भी लगाओ आइडिया किस कंपनी के ऊपर इसका वो लगा था, कि किस कंपनी के एम्प्लॉयज़ इसको हैक कर रहे हैं या डेटा चुरा रहे हैं। मैं नाम ही बता देता हूँ, विप्रो। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारी कंपनीज जो कि MNCs हैं या फिर जो US से बेस्ड है, सॉरी सॉरी मेरा एलेक्सा ऑन हो गया था। हाँ, मैं ये कह रहा था, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंडिया से बाहर हैं, जो इंडिया से बेटर करेंसी में पैसा कमाती हैं। अब जब उनको सर्विसेज चाहिए होती है ना, जब उनको टाई अप्स करने होते हैं, वो इंडियन कंपनीज से टाई अप कर लेते हैं, वो इंडियन स्टार्टअप से टाई अप कर लेते हैं। कहीं ना कहीं इंडिया ज़रूर लिंक्ड होता है इन चीज़ों में। अब पंगा बताता हूँ क्या है। इन्होंने क्या किया कि अपनी कंट्री का साइबर सिक्योरिटी डिवीज़न हेड, या फिर साइबर सिक्योरिटी के अलावा और भी जो डिवीजन से, विप्रो को हैंडल कर दिया। ठीक है, कि इंडिया में इंडियन बेस्ड जो कंपनी है विप्रो, उससे रिलेटेड। अब विप्रो के अंदर भी क्या हो रहा था कि एक एम्प्लॉय ने क्या किया, इनका डेटा उठाया एंड वो इनका डेटा सेल करता था। एंड वो किसको सेल करता था? वो भी इंडियंस थे जिसको सेल करता था। उनका टारगेट क्या रहता था कि वो टॉक टॉक के कस्टमर्स का पैसा चुराएंगे, या किसी भी तरीके से उनको फिश करेंगे, या कुछ भी करके उनको पैसा कमाना था, या बेसिकली आप बोल सकते हो कि उनको फ्रॉड करना था टॉक टॉक के कस्टमर्स के साथ। ठीक है, एंड जो इंसान ये सारी चीज़ें कर रहा था, जो इंसान डेटा लीक कर रहा था, उसको क्या फ़ायदा था? हर एक ट्रांजैक्शन पर वो इंसान अपना कट लेता था। मतलब मान के चलो, एक एक्स इंडियन जो कि फ्रॉड कर रहा है एक वाई इंसान के साथ जो कि US में या किसी और कंट्री में है। ठीक है, मतलब एक एक्स इंडियन जो कि वाई किसी फॉरेनर के साथ फ्रॉड कर रहा है, जितना भी फ्रॉड हुआ है उसके हर एक ट्रांजैक्शन पे वो इंसान अपना कट लेता था। ठीक है, एंड देखो मैं तभी तो कह रहा हूँ कि डार्कनेट डायरीज
सुनो, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं असेंबली के बारे में, मुझे पहले पता था बट प्रॉपर मेरा ध्यान गया एक एपिसोड में। मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा एपिसोड है, बट है वो लेटेस्ट में ही कहीं ना कहीं ऊपर। हाँ, ये एपिसोड नंबर 127, मैडी। ये गूगल का प्रोजेक्ट ज़ीरो है, उनकी सिक्योरिटी रिसर्चर है, उसके उनका प्रोजेक्ट है। एंड मेडीस्टोन नाम है सिक्योरिटी रिसर्चर का। मैंने इनके बारे में भी और पता किया कि ये क्या करते हैं, तो चीज़ें इंटरेस्टिंग है, आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता चलेगा। इज इट क्लियर? यस और नो? सनी, शाश्वत, प्रेम, अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है? चैट सेक्शन में ही आप प्रेफर करना पूछने का। आई एम जस्ट वेटिंग। 100 डेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन था पीओसी का, कि पीओसी कैसे बनाते हैं, पीओसी क्या होती है। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ पीओसी के बारे में। एक्सकाली ड्रॉ एंड पीओसी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले, एक मिनट, तो अरे हाँ, तो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करता हूँ। बग नेम आपको पता होना चाहिए, लोकेशन, ठीक है, कि आपने उसको कहाँ पर फाइंड किया है, ठीक है? अपनी लोकेशन मत डाल देना इसमें, बग की लोकेशन, कि बग कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। देन बग टाइप, किस टाइप का बग है, अगर आपके पास उसका कुछ कैटेगरी है तो वो सब आप स्पेसिफाई करोगे। उसके बाद आप उसके डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ठीक है, कि बग क्या करता है, किस तरीके से वो काम करता है। फिर उसके बाद उसमें आप डालोगे स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, कि अगर सामने वाली टीम को वो बग निकालना है तो वो किस तरीके से निकाल के चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आपने उसको किस तरीके से निकाला। स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस के बाद आप इसका इम्पैक्ट ज़रूर डालोगे, ठीक है, कि कंपनी को इससे क्या नुकसान है। इम्पैक्ट के बाद मिटिगेशन भी आप डाल देना। मिटिगेशन हर बार ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल मिटिगेशन अगर आप डालोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो एटलीस्ट ये चीज़ें तो होनी चाहिए, ठीक है? मैंने क्या कहा है, एटलीस्ट ये चीज़ें होनी चाहिए। आप अपनी रिपोर्ट को जितना बेटर बना सकते हो उतना बेटर आप ट्राई आउट करो। देखो, आपको ना छोटे में बड़ी बात कहनी है। एंड मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस का बहुत ध्यान रखो एंड इम्पैक्ट का भी बहुत ध्यान रखो, बिकॉज जितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उतनी ज़्यादा बाउंटी होगी, ये बात याद रखना। मोर द इम्पैक्ट, मतलब जितने मोर द बाउंटी, जितना ज़्यादा इम्पैक्ट उतनी ज़्यादा बाउंटी, ये बात याद रखना। मिटिगेशन वाला पोर्शन आपका वो है मेडीस्टोन के बारे में, ठीक है? मैं मेडीस्टोन के बारे में बताता हूँ। पीओसी वाला आंसर मिला। देखो, हम कुछ पीओसीज को रिव्यू भी कर लेंगे, चिंता मत करो, पीओसीज के बारे में है मेरे चीज़ में। इज़ इट क्लियर और नॉट? मतलब एटलीस्ट मैंने बेस बताया, अगर आपको क्लियर है तो येस लिख दो। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। ओके, तो प्रेम को ये चीज़ क्लियर है। मेडीस्टोन के बारे में बताओ तो गूगल के प्रोजेक्ट ज़ीरो के बारे में आप लोगों को पता है या नहीं पता? येस और नो? ओके, देखो, गूगल का प्रोजेक्ट ज़ीरो है बेसिकली कि दुनिया में आपके पास कोई भी प्रोडक्ट्स जो भी एग्जिस्ट करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि वो प्रोडक्ट्स गूगल के हैं या नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये बात समझनी है कि
हर एक प्रोडक्ट में ना कहीं ज़ीरो डेज एग्जिस्ट करते हैं। ज़ीरो डेज अगर आपको नहीं पता कि ये कुछ इस टाइप के बग्स है, वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो कि फिक्स नहीं किए गए, एंड उनके डेवलपर्स को भी नहीं पता, उन कंपनीज़ को ही नहीं पता कि ये सारी कमियां एग्जिस्ट करती हैं उनके प्रोडक्ट्स में। उन कमियों का फ़ायदा उठा के हैकर्स किस तरीके से लोगों को हैक करते हैं, किस तरीके से कंपनीज़ को हैक करते हैं, उन चीज़ों को हम रेफ़र करते हैं ज़ीरो डेज़। कि जो चीज़ें अभी नोन ही नहीं है, हैकिंग वर्ल्ड में पता ही नहीं है, ठीक है, कंपनी को ही नहीं पता, डेवलपर्स को ही नहीं पता, बट रियलिटी में वो बग्स, वो वल्नरेबिलिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं एंड उनका इम्पैक्ट है, और अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का। तो इनको हम ज़ीरो डेज़ बोलते हैं। अब जो गूगल का प्रोजेक्ट ज़ीरो है वो क्या है, वो वो देखते हैं कि ज़ीरो डेज़ जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कौन से हैं, वो फाइंडिंग्स करते हैं, वो ढूंढते हैं अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे रिसर्चेस करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट ज़ीरो अलग अलग रिसर्चर्स को फंड भी करता है, ठीक है, उनके पास एक प्रॉपर टीम है जो कि गूगल ने हायर कर रखी है। तो उनका मेन काम क्या है कि वो ज़ीरो डेज़ एक्सप्लॉइट्स को समझते हैं, ठीक है। वो ये चीज़ समझते हैं कि लेटेस्ट क्या क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, कौन से मैलवेयर से, किसी ने मैलवेयर एनालिसिस के बारे में बात करी थी, असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना कहीं गूगल के प्रोजेक्ट ज़ीरो से इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड क्यों है? बिकॉज गूगल का प्रोजेक्ट ज़ीरो डील ही इन चीज़ों के साथ करता है। किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट गूगल जब उसमें बग निकालता है, ठीक है, जो चीज़ आती है गूगल के प्रोजेक्ट ज़ीरो के अंडर, वो उस कंपनी को रिपोर्ट करते हैं, एंड कुछ स्पेसिफिक डेज के बाद अगर कंपनी कोई एक्शन नहीं लेती, सामने वाली पार्टी से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, आई थिंक कुछ टाइम बाद फिर वो उसको पब्लिकली डिस्क्लोज भी करते हैं। तो प्रोजेक्ट ज़ीरो के बारे में और डिटेल्स मैं लाऊंगा, लाइक प्रॉपर इसको डीप में डिस्कशन किया जा सकता है इसके ऊपर। अगर मैं मैडिस्टोन के बारे में बात करूँ तो मैडिस्टोन एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर है जिसने गूगल के प्रोजेक्ट ज़ीरो में काम किया है, कई सारे बग्स निकाले हैं, कई सारी वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट किया है, एंड जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ वो स्पेसिफिकली ज़ीरो डेज़ पर काम करते हैं, ठीक है। एंड मैडिस्टोन एक्चुअली बहुत लोगों की नज़रों में थी, एंड जो इन टाइप के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, या जो सीक्रेट एजेंसीज होती हैं, या जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती है। एंड ये जो इशू है वो अलग अलग कंट्रीज़ के अराउंड में बन गया था। तो लाइक जो चीज़ें हैं वो सीरियस है, इट्स नॉट कि कुछ भी फन में कर दिया, ठीक है। बिकॉज उनके पास इस तरीके के एक्सप्लॉइट्स थे जो कि सिक्योरिटी कंपनीज नहीं, जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। तो उनको तो थ्रेट था ही। तो इसी वजह से अलग अलग कंट्रीज़, इसराइल के जो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें, या फिर इसराइल के जो हैकर्स थे उनसे रिलेटेड चीज़ें, यूएस बेस्ड हैकर्स, यूएस बेस्ड कंपनीज, यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों साइड वाली कंट्रीज़ को इससे प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें, टॉपिक डीप है। इज़ इट क्लियर और नॉट? शाश्वत, सनी, प्रेम, यश, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? ठीक है। तो प्रेम का आप टीचिंग लाइन में क्यों आए रेदर देन बग बाउंटी? देखो, मैं टीचिंग लाइन में कोई आज से नहीं हूँ, मतलब जब मेरी 12th क्लास थी ना उसके अराउंड से ही मैं टीचिंग लाइन में हूँ, ठीक है। मैं कोई सिर्फ आप लोगों को नहीं पढ़ाता, मैंने प्रोग्रामिंग भी पढ़ाई है, मैंने स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ। उसके अलावा अगर बात करें तो जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं मैं उनको पढ़ाता हूँ, इवन कि जो लोग ऑलरेडी कंपनीज़ के अंदर है मैं उनको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। रिव्यूज़ भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, सुपर प्रोफ के ऊपर मेरा अकाउंट है जहाँ पर आपको कई सारे रिव्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। अराउंड अगर मैं बात करूँ 2-2,500 से ज़्यादा लोगों को मैं फ्री पढ़ा चुका हूँ, एंड पेड मैंने स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, मैंने पेड बैचेस लिए हैं, ठीक है। तो पेड भी है साइबर सिक्योरिटी, या अगर कहो तो बग बाउंटी वाला भी एक पेड बैच था, ठीक है।
टीचिंग लाइन में क्यों आया, देखो मेरा इंटरेस्ट है टीचिंग में, मुझे समझाना अच्छा लगता है। और अगर ये चीज़ है रेदर देन बग बाउंटी या बग हंटिंग की अगर हम बात करते हैं, तो देखो बग हंटिंग में पोटेंशियल बहुत है, ठीक है। चीज़ें अगर मैं बात करता हूँ तो मैं बग हंटिंग का फ्यूचर देखता हूँ 2023 में एट अ पर्सनल लेवल में, जो चीज़ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा एक पर्सनल टारगेट है, वो मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर कर रखा है, जो भी नहीं है वो ज्वाइन कर सकता है @better call मानव, ठीक है। तो उस पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर अप करता हूँ इंस्टाग्राम पे भी, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या फिर इस टाइप के कंटेंट से रिलेटेड या इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड भी, ठीक है। मेरी क्वालिफ़िकेशंस देखो, क्वालिफ़िकेशंस की अगर मैं बात करूँ, ओन पेपर की अगर हम बात करते हैं तो ओन पेपर तो मेरा अभी अंडर ग्रेड हूँ मैं, ठीक है, वो भी मेरी डिग्री चल रही है, लाइक मेरा लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। बट अगर हम बात करते हैं कि रियल वर्ल्ड में कितनी चीज़ें आती हैं, तो जब मैं क्लास 9th में था तब मैंने पहली बार प्रॉपर सर्टिफिकेट किया था साइब्रेरी से, एंड वो सर्टिफिकेट था मोस्ट प्रोबेबली, अभी मतलब मुझे उसकी सिर्फ हिंट्स ही याद है, वो था मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड, एंड उसके अंदर भी नेटवर्क सिक्योरिटी भी इंक्लूडेड थी, ठीक है। एंड शुरुआत कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो आया था वो, सॉरी, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इंटरेस्ट जो आया था वो आया था 2016 के अराउंड के टाइम से, मतलब इसे टाइम के अराउंड से ही आया था, मतलब मुझे अभी स्पेसिफिक ईयर याद नहीं है, पर 2016 के अराउंड से ही, ठीक है। तो एक्सपीरियंस है, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ सर्टिफिकेट ही कर रखे हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आपको दिखेंगी, पर जो दिखने वाला फेज़ है ना कि मुझे कितना कुछ आता है, कितना मुझे अभी सीखना है, वो आपको 2023 के फर्स्ट हाफ में दिख जाएगा, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा यार, लाइफ में बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है, हज़ारों चीज़ें होती हैं, हज़ारों फैक्टर्स होते हैं, चीज़ें सिर्फ सही गलत विनर लूज़र में नहीं होती, ठीक है, ग्रे एरियाज एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी जिस एरिया में मैं लाई करता हूँ वो एक ग्रे एरिया है, सक्सेसफुल होना, अनसक्सेसफुल होना, चीज़ें होना ना होना, क्वालिफिकेशंस होना ना होना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एट द एंड रिजल्ट पे। एम आई क्लियर? यस और नो तो लिख दो, अगर नहीं हूँ, अगर मैं क्लियर नहीं हूँ तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। मैं कोई ऐसी चीज़ तो मैं कर नहीं रहा कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा, बिकॉज देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल में मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो इंसान हल्का होगा ना, या जिसमें चैलेंज लेने का दम नहीं होगा, वो इंसान डे 1 पे भी छोड़ सकता है, वो इंसान डे 10 पे भी छोड़ सकता है, वो इंसान डे 50 पे भी छोड़ सकता है, बट अगर जिसमें दम होगा वो एंड तक चलता है साथ में, ठीक है। ये चीज़ हर जगह पर काम करती है, ये चीज़ आपके रिलेशनशिप, करियर, करियर चॉइसेस, कॉलेजेस, हर जगह पर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। जो इंसान अपनी चीज़ों के प्रति लॉयल है वही आगे बढ़ेगा, ठीक है। माइट भी आपको दिखता हो यार कि किसी ने अनफेयर प्रैक्टिस करके किसी को बेटर चीज़ मिल गई, अरे मैंने खुद देखा है यार, बहुत सारे जो कॉलेज के बच्चे हैं उनके पास सर्टिफिकेट्स तो हैं, पर उनकी रियलिटी पता है क्या है, उन्होंने आंसर्स भी गूगल से उठा रखे हैं, ठीक है। सी सी एन ए का एग्जाम्पल ले लो, सी सी एन ए के आंसर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ओ मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, मैं ऐसे सर्टिफिकेशंस के नाम ले सकता हूँ जिनके आंसर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर मेरे को ये सब करके ही सर्टिफिकेट्स खरीदने आना या सर्टिफिकेट्स लेने हैं तो मैं झटके में ले सकता हूँ, बट पूरा का पूरा गेम क्या है, वो है स्किल का, एंड स्किल को प्रैक्टिस में लाना। 100 डेज की जर्नी में क्यों नहीं तोड़ता। मैं एक बात बताऊँ, मेरा बहुत बार मन होता है कि यार आज नहीं करते, एक दिन रहने देते हैं, पर स्टिल करता है ना कि यार नहीं करना है, एक कमिटमेंट दे रखी है, तो वो गेम है मेरा। आई थिंक कि चीज़ें क्लियर होंगी, ऑलमोस्ट 1 आवर होने वाला है,
इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन जस्ट राइट क्लियर। एक लास्ट बार क्लियर लिख दो। अगर डाउट्स है तो क्वेश्चन पूछ लो, बिकॉज इसके बाद फिर हम कुछ टाइम बाद ही करेंगे एक क्वेश्चन आंसर सेशन। शाश्वत, सनी, प्रेम, जितने भी लोग हैं यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू बिल्ड प्रोग्रामिंग लॉजिक। ओके, तो प्रोग्रामिंग लॉजिक वाली चीज़ सिंपल है। सबसे पहले अपने ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स क्लियर कर लो। वेरिएबल्स, आपके आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कमेंट्स, एंड उसके बाद लूप्स, इफ एल्स, एंड जो इसमें भी कंडीशनल्स के भी हल्का सा और डिटेल्स में चले जाओ, या लूप्स को भी और डिटेल्स में चले जाओ। पहले वो क्लियर करो, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उठाओ, उसके बेसिक्स क्लियर करो। बेसिक्स क्लियर, ओके। सौरभ का जो क्वेश्चन है एनकैप्सुलेशन, देखो वो आपकी चीज़ें आती है ऊप्स में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आप बाद में जाना, पहले आप बेसिक्स के अराउंड घूमो। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए, फिर आप ये देखो कि आपकी डायरेक्शन क्या है, कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम को समझना है या फिर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ जाना है। दोनों चीज़ें कर सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को आप समझो, एंड डीएसए को समझना वो एक जर्नी है, ठीक है। डीएसए आप किसी एक स्पेसिफिक कोर्स से ख़त्म नहीं कर सकते, या फिर इट्स नॉट लाइक कि आपने एक दिन किया 2 दिन छोड़ दिया, ठीक है। उसको भी आपको एज ए चैलेंज लेना पड़ेगा कि 100 days ऑफ डीएसए, या फिर 10 days ऑफ डीएसए, 7 days ऑफ डीएसए। आपको एक कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग जो लॉजिक है वो ओवर द टाइम बनता है, ठीक है। दीज आर लाइक डॉट्स, वो डॉट्स आपस में आगे जाके कनेक्ट होते हैं। मैं इसका एक प्रैक्टिकल आंसर अभी देता हूँ, अभी दिखाता हूँ। 100 days ऑफ हैकिंग पे मैं गया। 100 days ऑफ हैकिंग पे जाने के बाद मैंने कभी लाइनक्स करवाया, कभी मैंने वेब से रिलेटेड चीज़ें करवाई, कभी मैंने एक्टिव पैसिव के बारे में बताया, कभी मैंने नेटवर्किंग के बारे में बात कर रखी है, कभी मैंने शेल स्क्रिप्ट कर रखा है, फिर मैंने बर्ब सूट कर रखा है। जब बर्ब सूट के बाद मैंने कुछ टाइम बाद मेटास्प्लॉइट पे आ गया, फिर मैं अभी ओएस टॉप 10 पे आ रहा हूँ। माइट भी आप कहो यार चीज़ें तो इंटर रिलेटेड ही नहीं है, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आपको हर एक चीज़ का लॉजिक समझ आएगा। वो लॉजिक कैसे समझ आएगा, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी पिछले डॉट्स थे। ये जो डॉट्स होते हैं, ये डॉट्स आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं बहुत प्यारा एग्जांपल दूंगा, समझ जाओगे। ये एग्जांपल मेरी स्कूल लाइफ से रिलेटेड है, एंड ये एक पर्सनल एग्जांपल है। एंड अभी तो जैसे कॉलेज चल रहा है, तो कॉलेज लाइफ से भी रिलेटेड है ये चीज़। मेरे भाई को ना आईफोन ख़रीदना था, मतलब आईफोन अभी भी ख़रीदना है उसको, बट ही वॉज लाइक कि मैं अगर अपना पहला फ़ोन लूँगा ना तो मैं आईफोन ही लूँगा। मैंने उसको एक बात समझाई कि नहीं, छोटे से स्टार्ट कर, जब तू छोटे से बढ़ेगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तभी तू उस लेवल पे पहुंच पाएगा। क्योंकि मेरे लिए या उसके लिए चीज़ें ऐसे नहीं है कि यार जस्ट बोल दिया और ले लिया, उस टाइप से चीज़ें नहीं है। चीज़ें किस तरीके से है कि कहीं ना कहीं चीज़ें खुद करनी है, ठीक है। तो जो गोल है ना वो खुद करने का है। तो अगर मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया था, मतलब मान के चलो कि स्कूल टाइम से ही मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने एक फ़ोन लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिए, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक वक्त ऐसा आ गया था जब मेरे पास 16 फ़ोन थे। मे भी लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर जो लोग मेरे को स्कूल टाइम से जानते हैं ना, या जो लोग मेरे को फेसबुक पे जानते हैं उस टाइम से, उन लोगों को पता है कि मैं कितना ज़्यादा अपने इन चीज़ों को लेके पागल था। मतलब ये था यार कि करना है, ठीक है। अब जब मैं कॉलेज में भी आया तब भी, मतलब मैंने जो भी फ़ोन्स लिए, तो जब रियल मी आई, मैंने रियल मी के ऑलमोस्ट हर फ़ोन इस्तेमाल किए हैं अब तक, ठीक है। तो मैं एक एक करके बढ़ता गया, और आज मेरे पास जो फ़ोन है, ठीक है, मेरे पास है रियल मी GT Neo 2। मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। अब चाहे इसको फ्लैगशिप फ़ोन बोलो या ना बोलो, पर इसके जो स्पेक्स है वो फ्लैगशिप वाली ही है। मतलब ये लिया था मैंने 35-36 थाउजेंड, इसके अराउंड ही इसका प्राइस रेंज किया था। मतलब जिस टाइम लॉन्च हुआ था मैंने तभी ही ले लिया था उसके कुछ टाइम में,
ठीक है, फ्लैगशिप ही है, मुझे पता है, स्नैपड्रैगन का बिल्कुल फ्लैगशिप प्रोसेसर है। टोटल आई थिंक 12 GB या 16 GB तक इसकी रैम जाती है। टू 128 GB 128 GB वाला है मेरे पास, पर आई थिंक इसमें 256 वाला मॉडल होना चाहिए। ठीक है, एमोलेड पैनल है, 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट है। कैमरा मुझे इसका बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, मुझे वो फ़ोन्स अच्छे लगते हैं जिनका कैमरा अच्छा होता है। ठीक है, इवन कि जो लोग मेरे से बेटर फ़ोन बोलते हैं ना कि लाइक इसमें ज़्यादा क्वालिटीज़ है, वो लोग जब दूसरा फ़ोन चलाते हैं वो लोग मेरे को खुद कहते हैं कि अपना फ़ोन दे दे, वीडियो रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि मेरे से सिर्फ वीडियो के लिए आते हैं मेरे पास, कि वीडियोस सही से रिकॉर्ड होती हैं। OIS है, अगर आपको पता हो, वीडियो स्टेबलाइज रहती है OIS में। मैंने अपने व्हाट्सएप पे भी डाली थी कुछ वीडियोस, व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, जस्ट 3-4 दिन पहले की बात है। तब मैं ट्राई आउट कर रहा था बिकॉज मेरे माइंड में है कि मैं रियल वर्ल्ड हैकिंग या रियल वर्ल्ड चीज़ों के बारे में बताऊं, मतलब एज अ व्लॉगिंग काइंड में। ठीक है, बिकॉज मेरे पास एक कॉन्सेप्ट वीडियो है दिमाग में। तो देखना, चीज़ें समझ आएंगी, पर चीज़ें ओवर द टाइम होती हैं। ठीक है, अ, मैं बताता हूँ, आज से अराउंड 20 दिन पहले मैं क्रोमा स्टोर गया था, उसके अलावा मैं मॉल में गया था। तो लाइक मैं जाके अलग अलग चीज़ें देख रहा था कि अगर मेरा बर्थडे आएगा तो मैं क्या चीज़ खरीदूँगा। ठीक है, अभी मैंने ख़रीदी नहीं है, इट्स लाइक अ विश लिस्ट वाली चीज़। तो जब मैंने चीज़ें देखी मुझे बहुत चीज़ें पसंद आई। ठीक है, पर मैं खुद बताता हूँ, मुझे मैकबुक प्रो पसंद आया। मैकबुक प्रो मेरे पास था, मतलब मेरा टूट गया तो मैंने उसको रिपेयर नहीं करवाया बिकॉज रिपेयरिंग कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा है। मतलब जितनी उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट है ना, उतने मेरे पास ये वाला लैपटॉप मान के चलो कि आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं मी नोटबुक प्रो इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड मैं इससे खुश हूँ, बल्कि मैक से ज़्यादा मैं खुश इसमें हूँ। ठीक है, सेम चीज़ आईफोन के साथ भी है। मैं आईफोन देख के आया, मेरे को पसंद ही नहीं आया। हाँ, कैमरा अच्छा है, ठीक है, पर पसंद नहीं आया, क्या करूँ। रेस्ट्रिक्शंस इतनी है, मैं इतनी रेस्ट्रिक्शंस नहीं संभाल सकता। लूँगा कभी ना कभी, शौक के लिए लूँगा। ठीक है, कि हाँ कैमरा है ये वो, ट्राई आउट करने के लिए। बट मुझे पसंद अपना एंड्रॉयड ही है। कैमरे में भी सिर्फ वीडियोस में रेस्ट्रिक्शंस, अरे बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत ज़्यादा। मतलब कस्टमाइजेशन मुझे पसंद है और वो सिर्फ एंड्रॉयड में ही हो सकती है, iOS में नहीं हो सकती। ठीक है, इवन कि मैक की बात करोगे ना, मैक भी मुझे कुछ हद तक ही पसंद है, मतलब इतना ज़्यादा कुछ नहीं है कि लाइक मैक अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। अगर एप्पल इकोसिस्टम में रहना है वो भी एक, हाँ मतलब फिर एक अलग चीज़ है, पर इतना वर्थ इट नहीं है, इंडियंस के लिए तो नहीं है। देखो, कस्टमाइज रोम वैसे तो सेफ़ ही है, पर अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो तभी सेफ़ है। अगर आपको ये नहीं पता ना कि आप क्या कर रहे हो, तब सेफ़ नहीं है। बिकॉज माइट भी आप कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ कर दोगे जिससे डिवाइस ब्रिक हो जाएगा। मैंने डिवाइस ब्रिक करे हैं, मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था तब। सैमसंग में गैलेक्सी के अंदर फ़ोन आते थे, मैंने उनको रूट किया था। ठीक है, मतलब लिटरली वो फ़ोन पड़ा होगा हरियाणा में मेरे घर। तो गाइज आज के लिए इतना ही, 1 घंटा 8 मिनट हो गया। ओके, शाश्वत पूछ रहे हैं व्हाट इज़ ब्रिक। ब्रिक इज़ लाइक, मैं फ़ोन में कस्टम रोम डाल रहा था एंड मैंने कर दी गड़बड़, एंड सैमसंग के अंदर मैंने MIUI चला दिया था, MIUI। ठीक है, चल गया था पर मैंने गलती से ना उसको स्टोरेज वाला पोर्शन उड़ा दिया कैसे। तो वो जब फ़ोन कुछ दिनों बाद चल रहा था ना, तो चलने के बाद क्या हुआ, वो सडनली वो एक लूप में फंस गया। ठीक है, मतलब वो बस फ़ोन की डिस्प्ले ऑन होती ऑफ हो जाती, डिस्प्ले ऑन होती ऑफ हो जाती। पर हाँ, MIUI चल रहा था उसमें, बस मेरे को भी चुल थी, मैंने कर दी वो चीज़। हाँ जी, जेल ब्रेक के अंदर ही होता है।
मैंने गलती से अदर वर्जन फ्लैश कर दिया। हाँ, होती हैं ये चीज़ें। 2000 का चूना लगा। अरे बहुत चीज़ें कर रखी हैं यार हमने भी। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, ठीक है। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ, एंड चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो रही है। 5 4 3 2 1। आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तब आप पूछ सकते हो। @better call मानव लिंक्डइन पर अवेलेबल है, ट्विटर पर अवेलेबल है, देन इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।